वेलकम बैक टू इनोवेटिव साइंस टैग। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है कंडक्टर के अंदर से, तो कुछ देर बाद वो कंडक्टर गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं एक बल्ब का। हमने एक बल्ब को 2 या 3 घंटे के लिए ग्लो करके छोड़ रखा है, तो क्या होगा, उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। दिस हैपन ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ सम इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू द कंडक्टर इनटू हीट एनर्जी। ये किसकी वजह से होता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से होता है। कैसे? जब इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा देर तक पास होती है कंडक्टर के अंदर से, तो वो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो हमको एक इफेक्ट देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक सर्किट ले रखा है, सिंपल सर्किट है, वायर ज्वाइन कर रखी है, रेजिस्टेंस है हमारे पास और पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो भी एक सिंपल सर्किट ही होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत देर तक रोटेट करती है, यानी बहुत देर तक इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है कंडक्टर के अंदर। तभी ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होने पे वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वॉज स्टडीड एक्सपेरिमेंटेड बाय जूल्स इन 1941। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था वो स्टडीड किया गया था या फिर एक्सपेरिमेंट किया गया था जूल्स के द्वारा। जूल्स एक व्यक्ति थे जिन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी किया था 1941 में। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, तो उनको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले। वो रिजल्ट्स क्या थे? द हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट के। मतलब अगर हीट हमारी प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर के अंदर 50, तो वो करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, मतलब उसमें प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट का स्क्वायर है ना, मतलब करंट का स्क्वायर हो जाएगा। हीट प्रोड्यूस हो रही है, उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है हमारा। और क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। मतलब अगर हीट बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा। मतलब जितनी देर तक हमने कंडक्टर को चलाया है उतनी देर तक वो कंडक्टर चला है और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है। अब ज़्यादा देर तक चल रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ा है और हीट भी बढ़ी है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनको देखने को मिली। अब हमारे पास हम देखते हैं हीटिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है एक तरीके से। तो हमने एक वायर के अंदर देखा, तो वायर के जो एटम्स थे वो अलग हैं और वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स और जो उसके एटम्स है वायर के, वो एक साथ जब मिलते हैं तो एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से मिलती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है हीटिंग एनर्जी में। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारा तो हीट भी बढ़ेगी, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हीट भी इंक्रीज होगी। अब हमने देखा था पिछली वीडियोस में हमारी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? रॉ बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, लेंथ बढ़ रही है लेकिन एरिया कम हो रहा है। और क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो हमको मतलब रॉ क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमको गुड मटेरियल चाहिए होगा। रॉ होता है कि गुड मटेरियल का हमको प्रोडक्ट चाहिए होगा। अब गुड मटेरियल जैसे अलॉयस हो गया। अगर हमको किसी चीज़ का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो 3 चीज़ें हमारे पास, लेंथ बढ़ाओ, एरिया कम करो और रेजिस्टेंस और उसका जो मटेरियल है वो अच्छा करो। तो सबसे पहले मटेरियल की बात आई तो मटेरियल में हमने अलॉयस डाल दिया। अलॉयस सबसे गुड मटेरियल का वो होता है जिससे रेजिस्टेंस बढ़ती है। लेंथ के लिए हमने क्या किया? हमने वायर को कॉइल कर दिया ताकि लेंथ भी बहुत ज़्यादा रहे और एरिया भी कम कवर हो। इससे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ा टोटली। इफ़ वी हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टिविटी वी हैव टू यूज़ गुड कंडक्टिंग मटेरियल लाइक अलॉयस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हमको गुड कंडक्टिंग मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि अलॉयस। लेंथ हैव टू इंक्रीज बाय कॉइलिंग द वायर। लेंथ इंक्रीज करनी है कैसे? वायर को कॉइल कर दो, लेंथ इंक्रीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और एरिया और वायर को डिक्रीज कर दो, मतलब हमने लेंथ को कॉइल कर दिया तो एरिया कम कवर करेगा वो और लेंथ भी ज़्यादा होगी।
और गुड मटेरियल वो भी लग गया, तो मतलब रेजिस्टेंस एक तरीके से पूरा अच्छी तरीके से बढ़ गया हमारा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमको हीटिंग एनर्जी का तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, तो वो हम अभी देखते हैं। तो जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। जो हीट होती है हमारी वो क्या है, एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और एनर्जी हमको किस चीज़ से मिलती है, वर्क डन करने से, कुछ काम करने से। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हर बंदे को याद होगा कि V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हम एक नया फॉर्मूला इंक्रीज करते हैं वर्क डन का। वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब वर्क डन क्या है, एनर्जी है, एनर्जी क्या है, हीट है, तो हम यहाँ पे हीट को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेट कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट से नीचे हम आके हीट को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी क्या वैल्यू निकली, H इज इक्वल्स टू वी क्यू, यानी हीट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये था हमारा पहला फॉर्मूला। अब हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या था, हीट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। इससे ही हम सेकंड फार्मूला डिराइव करवाएंगे। अब सेकंड फार्मूला क्या होगा, हीट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज है, तो हम इसको जो Q की वैल्यू है वो हम चेंज करेंगे यहाँ पे। तो सबने करंट का वैल्यू सबको पता होगा कि करंट का वैल्यू क्या होता है, I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, ये करंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे कि चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू में टाइम, तो Q की वैल्यू निकल गई। अब हम इक्वेशन में H इज इक्वल्स टू V अपॉन Q है वो, उसमें Q की वैल्यू डाल देंगे। हीट इज इक्वल्स टू V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और Q की वैल्यू हमने डाल दी IT, यानी जो हमने निकाली थी वो डाल दी। सिंपल है, फार्मूला 2 हमारा। अब चलते हैं फार्मूला 3 की तरफ। अब फार्मूला 3 में क्या है, अब हमारा जो सेकंड फार्मूला निकला था उससे हम थर्ड फार्मूला निकालेंगे। कैसे, देखते हैं। जो हीट है, हीट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस और क्या था, करंट इनटू टाइम। ये था हमारा फार्मूला सेकंड। अब इससे हम निकालते हैं थर्ड फार्मूला। जो हीट है वो तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, V की वैल्यू निकाल सकते हैं। V की वैल्यू क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V आई आर है ना, मतलब V आई आर की इक्वल है, तो हम V की जगह आई आर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो H इज इक्वल टू आई आर इंटू में आई टी यानी करंट इंटू में टाइम, और आई आर यानी करंट इंटू में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे I 2 बार हो गया, तो I का स्क्वायर कर देते हैं, R इंटू टी। ये निकल गया हमारा थर्ड फार्मूला, हीट इज इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इंटू टाइम। अब चलते हैं हमारे फोर्थ फार्मूला की तरफ। अब जो हमारा फोर्थ फार्मूला है वो हम सेकंड फार्मूला से डिराइव करवाएंगे। सेकंड फार्मूला क्या था हमारा, हीट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट इनटू टाइम। तो इसको ही हम रख देंगे यहाँ पे और करते हैं, V की जगह हम आई आर डाल देते हैं ओम्स लॉ की तरफ से, और I की वैल्यू निकालते हैं, यानी करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये होता है। तो क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, V की जगह आई आर पुट कर देंगे, I की जगह V अपॉन R पुट कर देंगे। तो हीट इज इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू टी, यानी क्या हुआ, हीट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर इंटू में T डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस। ये हमारे 4 फार्मूलाज थे जो कि हमने देखे हीट पे डिपेंड थे। ये फार्मूलाज हमको क्वेश्चन में यूज आएंगे कि क्वेश्चन दिया होगा कि हमको हीट की वैल्यू निकालनी होगी, हमको दे रखा होगा कि करंट दे रखा होगा, रेजिस्टेंस दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, तो हमको थर्ड फार्मूला से निकालना होगा। फिर हीट की वैल्यू निकालनी होगी, हमको पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दे रखा होगा, तो हमको फर्स्ट फार्मूला से निकालना होगा। ऐसे करके हमको ये फार्मूलाज आगे काम आएंगे, तो इन फार्मूलाज को ज़रूर याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, हीट इज इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, मतलब H इज इक्वल्स टू यानी हीट, I का स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आखिर होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो हीट होती है वो जनरेट होती है कंडक्टर के अंदर से, तो वो हीट क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के, और टाइम के जिसमें वो करंट पास हो रहा है। ठीक है, ये था सिर्फ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बहुत ईजी है, याद करने लायक है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नाम कैसे पड़ा, जूल्स ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1941 में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो इलेक्ट्रिक पावर है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, पहला क्या, AC पावर, दूसरा DC पावर। ये 2 पावर्स है हमारे पास। तो जो क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिक पावर की वो डिपेंड किस पे है,
नेचर पे डिपेंड है करंट के, कि करंट कैसा फ्लो कर रहा है, उस हिसाब से ये पावर डिपेंड है उस पर। ठीक है, एसी पावर और डीसी पावर या फिर एसी मोटर और डीसी मोटर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअल में है क्या। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन इन अ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो वर्क डन हुआ है वो डिवाइडेड बाय में टाइम। तो जो हमने तीन फार्मूलाज निकालते हैं, याद है सबको, पिछले अभी वीडियो में पढ़ा है हमने। तो 3 फार्मूलाज निकाले थे, वो क्या क्या थे, वी आई टी आई का स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी आर। ठीक है, तो ये फार्मूलाज थे हमारे। तो इन सबको हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे और हमारे कुछ फार्मूलाज निकल के आएंगे जिनको हम इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूलाज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूलाज क्या निकल के आए हमारे पास, वी आई यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, दूसरा क्या निकल के आए, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तीसरा क्या निकल के आया, वी स्क्वायर आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर, और आई करंट इनटू में रेजिस्टेंस का स्क्वायर और पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ये 3 फार्मूलाज हमारे पास निकल के आए जिनको हम इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूलाज भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वॉट। हम वॉट में मेजर करते हैं कि इतना कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है। तो 1 वॉट की कितनी कीमत होती है, 1 वॉट की कीमत होती है 1 एम्पायर। ठीक है, अब पावर का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर है तो 1 वॉट की इलेक्ट्रिक पावर होगी। तो हम इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि हम अपनी असली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि 1 किलोवाट, जैसे कि हम सुनते हैं हमारे मीटर्स होते हैं घर में, तो वो 1 किलोवाट में आते हैं यूनिट्स। तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अब हमने सबने सुना हॉर्स पावर की स्पीड होती है, तो 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट, मतलब 1 किलोवाट से थोड़ा कम होता है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि यूनिट्स क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की, कैसे मेज़र करते हैं उनको। और हमने देखा इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हमने देखा रूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होते हैं, उसके फॉर्मूलाज देखे हमने। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपको एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।